अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे क्रिमिनल के बारे में जिसने अपने मुखालफिन पे, सियासी मुखालफिन पे, दूसरे गैंग्स पे और अंडरवर्ल्ड में काम करने वाले बहुत से गैंग्स के ऊपर दहशत बिठाई। लेकिन जितना वो ख़तरनाक दूसरे गैंग्स के लिए था, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी था। और ये ख़तरा हमेशा उसके आसपास रहने वाले लोगों ने महसूस किया उससे। मैं बात कर रहा हूँ हाई प्रोफाइल मिलिटेंट सिद्दीक बूचा की, जिसने एमक्यूएम की चप्पर छाया में अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी का आगाज़ किया। गो कि वो बज़ाहिर कारकुन था एमक्यूएम का, बल्दिया टाउन का, लेकिन शुरू से वो एक क्रिमिनल माइंडेड था। और न सिर्फ वो बल्कि उसके जितने भाई थे वो भी किसी न किसी हवाले से क्रिमिनल एक्टिविटी में रहे थे। सिद्दीक बूचा हमेशा एक दहशत की अलामत रहा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में उस पर बहुत सारे केसेस थे। और बल्दिया टाउन में जब फारूक दादा अपनी पीक पर था तो ये उसके साथ उसकी टीम में शामिल था। क्योंकि दहशत तो फारूक दादा की थी, लेकिन पीछे दर पर्दा काम ज़्यादातर कहते हैं कि सिद्दीक बूचा ही करता था। और इसने पुलिस वालों की किलिंग हो या रेंजर्स के अफसरान व जवानों की किलिंग हो, इसने किसी काम में पीछे नहीं रहा। और हालत ये थी कि उसके इलाके में न पुलिस आ सकती थी, न दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारे। बल्दिया टाउन उस वक्त एक दहशत की अलामत बना हुआ था। और मैं ये बात कर रहा हूँ 90s की, जब 91 के बाद कराची में हालात ख़राब हुए और 92 ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके बाद से लेके 95, 96, 97 तक ये मुख्तलिफ वक्तों में इसने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि आज भी लोगों में उसकी बाज़गश्त सुनी जाती है। अमूमी तौर पर जो है वो देखा गया है कि दहशतगर्दी में, सफाकियत में जो है वो जराइम की दुनिया में अमूमन जो है वो दुश्मन को जो है वो खौफजदा किया जाता है। लेकिन जहाँ सफाकियत जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ पर जो है वो दुश्मन के मुकाबले में दोस्त जो है वो भी खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरीके की एक मिसाल हमने देखा कराची ऑपरेशन में सिद्दीक बूचा के नाम से जो है वो हमारे सामने आती है। बूचा यकीनन जो है वो 100 से ज़ायद कहा जाता है कि जो है वो कत्ल की और इक़दाम कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों में जो है वो मुलव्विस था। सिद्दीक बूचा एमक्यूएम बल्दिया सेक्टर का कारकुन था और 90s के ऑपरेशन में इसके नाम की धूम जो है वो हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखी, बिलखुसूस बल्दिया टाउन। और बल्दिया टाउन के बाद खज्जी ग्राउंड, जो कि एमक्यूएम का उस दौर में अक़ूबत खाना तस्वुर किया जाता था, वहाँ पर जो है वो सिद्दीक बूचा ने बहुत नाम कमाया। ना सिर्फ खज्जी ग्राउंड में बल्कि ये गूंज हमने सिद्दीक बूचा की औरंगी टाउन में जो है वो बहुत ज़्यादा देखी। और उसके साथ साथ जो अगर हमने देखा तो अल-फलाह तक जो है ये सिद्दीक बूचा जो है वो जाके कार्रवाइयों में हिस्सा लिया करता था। और सिद्दीक बूचा जो बुनियादी तौर पर एक सफाकियत की एक अलामत जो है वो बन चुका था, जिससे ना सिर्फ जो है वो उसके दुश्मन बल्कि जो है उसके दोस्त भी जो है वो खौफ खाते थे। बल्कि जो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ दोस्त पार्टी कारकुनान बल्कि जो पार्टी रहनुमा और लीडरशिप थी वो भी सिद्दीक बूचा को देख के जो है वो कतराते थे और उनसे जो है वो बच निकलने की कोशिश करते थे। सिद्दीक बूचा के साथ के जो अफराद जो जिन्होंने सिद्दीक बूचा के साथ टाइम गुजारा, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, उनका ये कहना था कि बूचा की सफाकियत तो एक बिल्कुल अलग पहलू है। इसके अलावा बूचा की जो शख्सियत थी वो भी इतनी ज़्यादा दहशतनाक थी कि जिसके बुनियाद पर जो है वो कोई भी रहनुमा या कोई उसके साथ का जो लड़का था या जो लोग थे या एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाले जो तंजीमी ओहदेदार थे, कोई भी उससे बहुत ज़्यादा जो है वो मिलना पसंद नहीं करता था। बूचा बुनियादी तौर पर एक साइकोपैथ पर्सनैलिटी आप कह लें कि बन चुकी थी, जिसको देख के जो है वो हर कोई जो है वो अवॉइड करता था। और उसका अमूमी तौर पर ये रवैया हर किसी के साथ रहता था कि अगर उसको किसी के हाथ में कोई चीज़ पसंद आ जाए, किसी की घड़ी पसंद आ जाए, किसी की अंगूठी पसंद आ जाए, किसी की जेब में पैसे हैं, तो वो किसी को भी बिला खौफ व ख़तर जो है वो रोक कर वो रकम जो है वो वसूल कर लेता था, या जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी वो उसको हासिल कर लेता था। इसके अलावा
हमने देखा कि सिद्दीक बूचा एक ऐसी पर्सनैलिटी था जो शायद हमने उस दौर में दूसरी इस किस्म की कोई पर्सनैलिटी नहीं देखी, कि जो थानों पे बाकायदा जो है वो धमकियां भिजवाता था कि पूरा थाना जो है वो मैं जो है वो उसको बम से उड़ा दूंगा। ये थी सिद्दीक बूचा की पर्सनैलिटी। और सिद्दीक बूचा की जो एक वजह शोहरत बनती है वो बनती है उसकी सफाकियत। बूचा के बारे में कहा जाता है, बिलखुसूस कज्जी ग्राउंड में बूचा ने सफाकियत की नई मिसालें कायम करी। बूचा के लिए कहा जाता है कि बूचा जो है इंसान का जो सर है उसको धड़ से अलग करके मोटरसाइकिल पर रख के जो है वो कज्जी ग्राउंड के अतराफ में घुमाया करता था। इसके अलावा वो इंसान के आज़ाव को, मुख्तलिफ हाथों को, कभी उंगलियों को काट के उससे खेला करता था। थैली में गोश्त का कोई लोथड़ा लेके जाता था और कहता था कि ये किसी इंसान का जो है वो उसने मगज़ जो है वो निकाला है जिसे वो घर जाके जो है वो पका के खाएगा। ये उसकी वो दहशत की अलामतें थी कि जिसकी बुनियाद पे ना सिर्फ जो बाहर के लोग थे, पुलिस थी या जो दीगर लोग थे वो उससे खौफ खाते थे, बल्कि जो उसके अतराफ में रहने वाले लोग थे जो उसके साथ रहा करते थे वो भी जो है वो उससे जान छुड़ाने की कोशिश करते थे। और ये सफाकियत का अमल यहीं तक महदूद नहीं था, बल्कि हमने मुतादिद वारदातों में देखा कि बूचा उन केसेस में इन्वॉल्व रहा जिसमें जो है वो इंसान को कत्ल करके उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको बोरी में डाल के जो है वो नालों में फेंका गया। जिंदा इंसानों को जलाने के बाद जो है वो उसको गटरों में डाला गया और यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला जो है वो सिद्दीक बूचा की मौत पर जाके ख़त्म होता है। सिद्दीक बूचा बल्दिया टाउन से शुरू होने के बाद उसने मुख्तलिफ गैंग बनाए मुख्तलिफ इलाकों में और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल टेररिस्ट मिलिटेंट जो कि न सिर्फ सियासी पार्टियों से वाबस्ता थे बल्कि इसके अलावा अंडरवर्ल्ड के लिए जो लोग काम करते थे वो भी इसके साथ राब्ते में। लियारी गैंग वॉर के बहुत सारे लोग इसके साथ राब्ते में रहे। कहा यह जाता है कि बाद के या उसके साथ के या आज के जो बड़े नामी गिरामी जो आप कह लें कि जिनको दहशतगर्द तस्वुर किया जाता है या जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक टारगेट किलिंग या जो टेररिज्म रहा उसमें जो नामी गिरामी लोग हैं, कहा जाता है कि सिद्दीक बूचा उन नामी गिरामी अफराद का उस्ताद जो है वो होता था अपने वक्त में। और ना सिर्फ सिद्दीक बूचा बल्कि सिद्दीक बूचा की फैमिली पूरी तरीके से जो है वो कह सकते हैं कि किसी हद तक जो है वो इस मिलिटेंसी से जो है वो एसोसिएटेड रही। सिद्दीक बूचा का भाई गफ्फार मादा फारूक दादा के साथ एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा जाता है। इसी तरीके से सिद्दीक बूचा का एक और भाई याकूब मादा ये उस वक्त मारा जाता है कि जब इसके महल्ले के चंद अफराद एक बाकायदा जो है वो गोल की सूरत में जो है वो इसके घर पे हमला करते हैं और वहाँ याकूब मादा को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है उसके एक दोस्त के साथ। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ इनको कत्ल कर दिया जाता है बल्कि जो है वो जो इनका घर था उसको जो है नजर आतिश कर दिया जाता है। घर के साथ जो दुकानें मौजूद थी जो इस फैमिली की मिल्कियत थी उसको भी नजर आतिश कर दिया जाता है, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे खड़ी हुई जो गाड़ियाँ थी जो मोटरसाइकिलें थी उनको भी जो है वो मुकम्मल तौर पे नजर आतिश कर दिया जाता है। ये वाक़या है 2001 का। 2001 में ये वो वक्त था कि जब MQM का वो जो मुश्किल वक्त था कराची ऑपरेशन का वो गुजर चुका था और MQM जो है वो हुकूमत की तरफ जो है वो रवा दवा थी और हुकूमती मामलात जो है वो MQM के बेहतर हो चुके थे। तो मिलिटेंसी का जो है वो अपना इख्तिताम था और एक जमहूरी जो एक सिलसिला था वो शुरू हुआ जाता था। तो इस दौर में यकीनन इस किस्म की अफराद की जो है वो ज़रूरत हम कह सकते हैं कि जो है वो उस तरीके से नहीं थी कि जैसे पहले उस ऑपरेशन में इनकी ज़रूरत हुआ करती थी। मेरे ख्याल में मजायका नहीं है कि ये कहने में कि ये लोगों को बाद में जो है वो इसी तरीके से जो है वो पार्टी से निकाल दिया गया। बुनियादी तौर पे जो पार्टी से निकालने की सिद्दीक बूचा की वजह बनती है वो बनती है जुए सट्टे का अड्डा। जुए सट्टे का बुनियादी तौर पे जो अड्डा था वो ये सारे भाई मुख्तलिफ औकात में जो है ये अड्डा चलाया करते थे और ये अड्डा इनका कहना था कि 100 से ज़ायद ऐसे अफराद या 100 से ज़ायद ऐसे ख़ानदान थे बल्दिया टाउन में जो कि इस सारे सिस्टम से वाबस्ता थे और इनकी किफ़ालत जो है वो इस जुए और सट्टे के अड्डे से की जाती थी। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि MQM ने जैसे ही जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद जो है वो कोशिश करी कि इस किस्म की चीज़ों को जो है वो तर्क किया जाए और इसके लिए जब सिद्दीक बूचा पे जोर दिया गया
तो सिद्दीक बूचा ने इसको बंद करने से मना कर दिया गया, बल्कि उस वक्त के जो इलेक्टेड एमपीए थे गालिबन असगर अली, उन्होंने जब जाके इस जो जुए के अड्डा था इसको बंद करने की कोशिश करी, इस गैमलिंग डैन को, तो वहाँ जो है वो बाकायदा सिद्दीक बूचा ने उनके साथ जो है वो बदतमीज़ी करी, बल्कि कहा जाता है कि उनको जो है वो थप्पड़ भी मारे। और यही वो बुनियादी वजह बनती है कि तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर जो है वो सिद्दीक बूचा को तंजीम से खारिज कर दिया जाता है। एक वाक़या हुआ था 90s में, एसएचओ बल्दिया सादिक साहब और उनके साथ जो पूरी मोबाइल थी पुलिस की, 6 जवान शहीद किए थे। जब उसके रेस्क्यू करने के लिए रेंजर्स की गाड़ी आई, उसमें भी रेंजर्स के 2 अफसरान थे, कैप्टन आमिर और उनकी टीम, उन पर अटैक किया जिसमें कैप्टन आमिर शहीद हो गए थे। तो ये चीज़ ऐसी थी जिसके बाद सिद्दीक बूचा के ग्राफ बड़ा अपनी क्रिमिनल कम्युनिटी में बहुत हाई हो गया था। उसी इलाके में एक और नौजवान रहता था जिसका नाम था शाहिद चांद। ये भी 6 भाई थे और तमाम यंगस्टर थे, और शाहिद चांद की उम्र 20-22 साल थी। इसके साथ दोस्तों का, वफादार दोस्तों का, बचपन से दोस्त थे, 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप था जो किसी को खातिर में नहीं लाते थे। वो इवन कि ये MQM का जो वहाँ यूनिट या सेक्टर था और सिद्दीक बूचा की जो टीम थी या जो भी मिलिटेंट उस इलाके में थे, किसी को खातिर में नहीं लाते थे। इनकी अपनी एक दुनिया थी और हाथ छूट भी थे, डरते भी नहीं थे किसी से, बेखौफ थे। तो इस हवाले से हर किसी की ख्वाहिश थी कि ये लड़के उनके लिए काम करें। ख़ास तौर पे सिद्दीक बूचा और MQM का एक सेक्टर मेंबर था यूसुफ घांची, इन दोनों की ख्वाहिश थी कि ये लड़के या तो इनके लिए काम करें या फिर इलाका छोड़ दें। और इसी बात पे ही इनकी छोटी मोटी तल्ख कलामी शुरू हो गई। उस ज़माने में किसी की ज़रूरत नहीं थी कि सिद्दीक बूचा और MQM के सेक्टर मेंबर यूसुफ घांची के सामने कोई आंख उठा के बात कर सके। यूसुफ घांची भी फारूक दादा की टीम का एक पुराना मिलिटेंट था जो कि MQM का जिम्मेदार तो था, लेकिन उसने बहुत से केसेस थे इसके ऊपर और वो भी मुख्तलिफ वक्तों में गिरफ्तार हुआ था। उस पर बहुत से मर्डर के केसेस थे, हाई प्रोफाइल किलिंग उसकी रही थी, जिसमें पुलिस एहलकारों के अलावा बहुत से हसास इदारे के लोग भी उसने शहीद किए थे। शाहिद चांद का जो मसला रहा बुनियादी तौर पे वही एक ऐसा मसला था कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो एक आप कह लें कि एक इलाकाई जंग जो है वो शुरू हो जाती है। शाहिद चांद का बुनियादी तौर पे मसला जो है वो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, वो कोई ऐसी खातिर खा जो है वो कोई चपखलिश भी मौजूद नहीं थी, लेकिन क्योंकि तंजीमी निज़ाम में आने के बाद या उस वक्त का जो मिलिटेंसी का दौर था उसमें जो है वो कोई पार्टिसिपेशन जो है वो चांद फैमिली की जानिब से जो है वो नहीं देखी जाती थी, जबकि वो भी जो है वो एक अपना असूर जो है वो रखते थे। उनके अपने 2 अहबाब थे, लेकिन वो इस पार्टी को ज्वाइन नहीं करते थे और यही वजह थी कि एक रिफ्ट जो है वो पैदा होना शुरू हो गया और जिसकी बुनियाद पर जो है वो इलाकाई गैंग वॉर जो है वो जन्म लेती है। शाहिद चांद और उसके दोस्तों को जब ये बिल्कुल इन कोशिश के बावजूद किसी तरीके से ये अपने अंडर में नहीं ला सके और खौफजदा नहीं कर सके, तो एक दिन होता ये कि शाहिद चांद का भाई शफीक चांद, जो कि शाहिद से 1 साल बड़ा था, वो बाइक पे आ रहा था और ये मैं बात कर रहा हूँ 2001 की। उसे रोक के रास्ते में वहीं उसी इलाके में घर से थोड़े फासले पे यूसुफ घांची, सिद्दीक बूचा और उसके साथियों ने ले जाके टॉर्चर करके इसकी लाश कटर में फेंक दी। और इसके पीछे रीज़न यही था कि ये समझते थे, सिद्दीक बूचा और उसका गैंग समझता था कि शाहिद चांद और इसके भाइयों को और इसके दोस्तों को अगर सबक नहीं सिखाया गया तो ये एक नई कुव्वत इलाके में हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। शाहिद चांद जो कि छोटा भाई है शफीक चांद का, ये अपने भाई को जो है वो तलाश करने के लिए जो है वो यकीनन जो है वो दर फिरता है और इसको जो है वो बड़ी हद तक ये रियलाइज़ करने लगा कि जो है वो शायद इसके भाई को कत्ल कर दिया गया है। वाक़े के 5 रोज़ बाद जब गली के बच्चे क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल जाती है और वो बॉल निकालने के लिए जो है वो गटर के करीब जाते हैं, तो वहाँ से जो है वो शफीक चांद की लाश बरामद होती है। शफीक चांद की लाश जैसे मिली पूरे इलाके में कोहराम मच गया, क्योंकि ये तमाम भाई और ये इनके जितने दोस्त थे इलाके में हर दिल अजीज़ थे और सब वहीं के रहने वाले थे, तो ज़्यादातर उनकी बरादरी भी थी और लोग उनको पसंद करते थे। रीज़न ये कि उस माहौल में रह के क्राइम से दूर रहना एक बहुत बड़ी बात थी।
शफीक की लाश मिलते ही सबसे पहला शक उसकी फैमिली को, उसके दोस्तों को, उसके भाइयों को सबसे पहला शक सिद्दीक बोचिया पे चला गया, और उसके अलावा यूसुफ गांची भी मशकूक था, क्योंकि यही दो कैरेक्टर थे जो कि इनको मुसलसल कोई ना कोई टक इनके साथ चली आ रही थी। और सिद्दीक बोचिया मुख्तलिफ औकात में इनके साथ तो इनको धमकियाँ भी देता रहा था, जबकि सिद्दीक का भाई याकूब मादा वो जुआ का अड्डा चला रहा था, वो भी, उससे भी शाहिद की तल्ख कलामी एक दफ़ा हो चुकी थी, शफीक की भी तल्ख कलामी हो चुकी थी। तो उसके बाद कोई वजह नहीं थी कि शक इन लोगों पे जाए। शाहिद चांद और उसकी फैमिली ने, उसके दोस्तों ने, पूरे मोहल्ले वालों ने जब शफीक चांद की तदफीन से फारिग हुए तो इनका गुस्सा पूरे उरूज पे था, और ये मुश्तइल होकर सीधा ये याकूब मादा और सिद्दीक बोचिया के घर की तरफ गए, और वहाँ पर इनकी शाहिद चांद और उसके दोस्त आगे आगे थे। इन्होंने जैसे ही आगे पहुँचे तो दोनों तरफ से वहाँ से सिद्दीक बोचिया, याकूब मादा और उनके साथी थे, इनमें फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें सिद्दीक बोचिया भाग निकला, जबकि याकूब मादा और उसके साथ शौकत लाला दोनों वहीं मौके पर मारे गए। अब मुश्तइल हजूम इनके साथ था, इन्होंने वहीं पर पूरे घर को आग लगाई, इनकी दुकानें थी वहाँ पे उनको आग लगाई, जुए का अड्डा था उसको आग लगाई, और ये बिल्कुल ही एक ऐसा वाक़या था जिसने बल्दिया टाउन में पूरी दहशत फैला दी, और इस वाक़े की बाज़गश्त पूरे कराची में सुनी गई। सिद्दीक बूचा वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, फैमिली को लेके जो है वो सीधा पहुँचता है MQM के मरकज़ 90 पे, जहाँ कहा जाता है कि सिद्दीक बूचा सुबह से लेकर शाम तक जो है वो बैठा रहता है, लेकिन तंजीमी नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर, क्योंकि बूचा को जो है वो तंजीमी जो बुनियादी रुकनीत थी उससे खारिज कर दिया गया था, लिहाजा किसी तंजीमी रहनुमा की तरफ से या पार्टी जो लीडरान से या किसी की तरफ से भी जो है उसको कोई खातिर खा जो है वो रिस्पांस नहीं मिलता है। और सुबह से शाम तक जो है वो 90 पे बैठने के बाद सिद्दीक बूचा जो है वो वहाँ से चल देता है। अच्छा, कहा यह जाता है कि उस वक्त एक तंजीमी जिम्मेदार थे शुजा भाई ने जो है वो सिद्दीक बूचा को जो है वो गालिबन 7,500 रुपये की रकम दी, और उनको जो है वहाँ से जाने के लिए कहा, और उनसे बल्कि साथ में ये नसीहत भी की कि आप दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। ये वो वक्त था कि जिस वक्त सिद्दीक बूचा जो है वो 90 छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद जो है वो काफ़ी अरसे के लिए जो है वो कहते हैं कि सिद्दीक बूचा जो है वो मंजर आप से गायब हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था जिससे पहली दफ़ा शाहिद चांद मंजर आम पे आया, और लोगों को पता चला कि शाहिद चांद नाम का कोई कैरेक्टर भी है जो इनको आंखों में आंखें डाल के इनसे बात की है जिसने। अब सबको पता था कि जब शाहिद चांद और उसके दोस्तों ने अटैक करके याकूब मादा को मारा है तो उनको पता था कि अब रिएक्शन ज़रूर आएगा, और पूरा इलाका खौफज़दा था, और बहुत से लोग तो इलाका छोड़ के चले गए थे, लेकिन शाहिद चांद और उसके दोस्त जो थे कुछ अरसा वहीं रहे। उसके बाद उन्होंने भी इलाका छोड़ के ये कराची के कदीम इलाके लियारी में वाक़ कलरी में एक पट्टी मोहल्ला है, ये वहाँ चले गए। 90 से जाने के बाद सिद्दीक बूचा काफ़ी अरसे के लिए जो है वो मंजर-ए-आम से गायब रहता है। फिर उसके बाद जो है वो एक गैंग जो है वो डेवलप करता है, और जिस गैंग के साथ रिपोर्टेडली यही कहा जाता है कि सिद्दीक बूचा ने सर्राफा बाज़ार सदर में जो है वो एक सोने के कारखाने को लूटा, और उससे हासिल होने वाली आमदनी जो उससे सोना हासिल हुआ उसको बेचने के बाद सिद्दीक बूचा ने जो सबसे पहला काम किया वो की असले की ख़रीदारी। शहर भर से उस वक्त में जो है वो मुख्तलिफ हथियार जो है वो ख़रीदे गए, मुख्तलिफ लोगों से रब्ता किया गया, और बड़े पैमाने पर जो है वो उस वक्त जो है वो हथियारों की ख़रीदारी जो है वो अमल में आई, जिसमें छोटे से लेके बड़े हथियार शामिल थे। इसके साथ साथ सिद्दीक बूचा ने जो है वो अपने गैंग को जो है वो मुनज़्ज़म करना शुरू करा, और ये सारी तैयारी किसी और लिए नहीं थी। इसका एक बुनियादी मकसद तो शाहिद चांद से जो है वो बदला लेना था, और उसका दूसरा बुनियादी मकसद अपने इलाके के अंदर अपना जो खोया हुआ तसल्लुत था उसको वापस हासिल करना था। और एक वक्त हमने देखा कि ऐसा आया कि सिद्दीक बूचा अपने साथियों के हमरा जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बल्दिया टाउन में चढ़ाई करता है, और अपना जो तसल्लुत था उसको कायम करने में जो है वो कामयाब हो जाता है। शाहिद चांद और उसकी फैमिली जो है इसी खदशे के पेश नज़र के उन पर हमला हो सकता है, वो लियारी के इलाके नयाबाद में जो है वो शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ये सिलसिला जो है वो मुतवातिर चलता रहता है, दोनों ग्रुपों की जानिब से जो है वो जो उनके
के रफ़क़ा हैं उनको कत्ल करने का सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। मामला यही नहीं रुकता, मुताद्दिद जो लोग थे जिनकी एसोसिएशन एक दूसरे के ग्रुप्स के साथ थी उनको मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो कत्ल किया गया। ना सिर्फ जो है वो जो दोस्त अहबाब थे, रफ़क़ा थे, बल्कि शाहिद चांद के बाप को भी उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपने एक किसी अजीज़ के जनाजे में जो है वो शिरकत करने के लिए आ रहे थे। जिसके जनाजे में शिरकत करने के लिए आ रहे थे उसको भी जो है वो सिद्दीक बूचा का जो गैंग था उसकी जानिब से जो है वो कत्ल किया गया था। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो काफ़ी अरसे चलती रहती है। 2001 में सिद्दीक बूचा का जो है वो घर नजर आतिश किया जाता है, जिसके बाद जो है ये सारा सिलसिला 2005 तक जारी रहता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि एक मुकम्मल तौर पर जो है वो एक विजिलेंस का निज़ाम जो है वो कायम किया जाता है। दोनों तरफ जो है वो मुखबरी का एक नेटवर्क होता है कि जिससे जो है वो दोनों को ये मालूमात फराहम कर दी जाती है कि मूवमेंट पे जो है वो नज़र रखी जाती है। अच्छा, इसी दौरान जो है वो ये दोनों ग्रुप्स जो है वो इतने ज़्यादा मुस्तहकम हो जाते हैं शाहिद चांद के हवाले से, क्योंकि शाहिद चांद बुनियादी तौर पे किसी क्रिमिनल उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन इस सारे जो है वो आप कह लें कि जो एक वॉर थी इसमें आने के बाद जो है वो जाहिर सी बात है सर्वाइवल के लिए जो है शाहिद चांद ने भी जो है वो इब्राहिम भोलू ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करा। ये उस वक्त अंडरवर्ल्ड का भी एक जो है वो दौर जो है वो कराची में दौरा था और कहा जाता है कि सिद्दीक बूचा ने जो है वो, क्योंकि एमक्यूएम से जो है वो बुनियादी रुकनियत जो है वो उनकी खारिज कर दी गई थी, इस बुनियाद पर जो है वो सिद्दीक बूचा ने भी जो है वो शोएब खान का जो गैंग था उसको ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, शोएब खान का गैंग और इब्राहिम बोलू गैंग ये दोनों ऑलरेडी जो है वो आपस में एक दूसरे के हरीफ थे और यही सिलसिला जो है वो नीचे सिद्दीक बूचा और शाहिद चांद की शक्ल में आया। और इब्राहिम बोलू भी एसी के मोहल्ले का था और एसी की बरादरी का था जो कि बल्दिया टाउन में रहता था। और अब ये उस ग्रुप के साथ जाके, इब्राहिम बोलू तो उस वक्त नहीं था लेकिन उसके जो और लोग थे ये उनके साथ जाके मिल गया। और जब उनके साथ मिलता है तो फिर चूँकि इसके पास पावर भी थी, एक मेन पावर थी, इसके साथ 6-7 लड़के थे वफादार किस्म के, ये तमाम दोस्त थे, यंग भी थे और पीछे दुश्मनी भी थी। तो हर ग्रुप को ऐसे फाइटर चाहिए होते हैं। इब्राहिम बोलू ग्रुप ने भी इस पर हाथ रखा और उन्होंने भी इनको यूज़ करने का फ़ैसला किया। इस दौरान दोनों ग्रुपों में मुख्तलिफ बार आमना सामना हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ। शाहिद चांद ने अटैक किए सिद्दीक बूचा और उसके दोस्तों पे और दोनों तरफ से काफ़ी लोग इसमें मारे गए और तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग दोनों तरफ से मारे गए। सिद्दीक बूचा को जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शाहिद चांद और उसका ग्रुप जो है वो किस वक्त जो है वो लियारी नियाबाद कलरी पुलिस स्टेशन की हदूद में जो है वो मिलेगा। तो ये रैकी का सिलसिला जो है वो जारी था। हमारी कुछ करीबी दोस्तों से शाहिद चांद की बात हुई तो उन्होंने बताया कि शाहिद चांद जो है उसके पास ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मुसलसल आ रही थी और जिस वक्त बल्दिया से हथियारों के साथ मुसल्लह अफराद सिद्दीक बूचा के साथ निकले हैं, जिस वक्त गाड़ियाँ निकली हैं उस वक्त ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शाहिद चांद के पास आ गई थी कि इस किस्म की गाड़ियाँ जो है वो निकली हैं। बल्दिया टाउन से निकलने से पहले जिस दिन उन्होंने अटैक का प्लान किया है, वहाँ निकलने से पहले अपने इन्फॉर्मर्स पहले ही वहाँ एक्टिव कर दिए थे और 2 गाड़ियों में और 2 मोटरसाइकिलों पे वहाँ से निकले। और जब ये इन्फॉर्मर के गाइड करने पर उस जगह पे जो शाहिद चांद की बैठक थी वहाँ जाकर इन्होंने जो चौकीदार था उसको काबू करके बांध दिया एक तरफ, खुद वहाँ बैठ गए। वहीं शाहिद चांद के असला भी वहाँ पर था जो इन्होंने पहले ही उठा लिया वहाँ से। और अब अंदर इनकी पोजीशन ये थी कि ये बिल्कुल पोजीशन लेके बैठे थे और फ़ोन पे इनके बाहर राब्ते थे लड़कों के साथ, जो इनके साथ बाकी टीम थी वो बाहर थी, जबकि 6 लड़के अंदर थे जिसमें यूसुफ गांची और शकील सपना, सिद्दीक बोचिया, रफ़ीक कोकनी और कुछ और लोग थे। ये सारे अंदर बैठे थे, सबके पास कलेक्शन कॉपी थी। शाहिद चांद और उसके दोस्त जब पटनी जमात के इलेक्शन के सिलसिले में वहाँ आते हैं तो उससे पहले इनके पास एक कॉल आई। वो कॉल बल्दिया टाउन से आती है और इनको इत्तला दी जाती है कि भाई यहाँ से सिद्दीक बोचिया, यूसुफ गांची और ये तमाम लोग 2 गाड़ियों में गए हैं, इनके पास वेपन भी हैं, तो अपना ख्याल करना, हो सकता है ये उस तरफ आ रहे हों।
तो जब ये इनके पास इंफॉर्मेशन आई तो इन्होंने एक इन्फॉर्मर को कहा, वहाँ उस जगह जाने से पहले इन्फॉर्मर से कहा कि जाओ तुम जाके किसी तरीके से टच लेके हमें बताओ। इन्फॉर्मर आगे पीछे घूमा, उसे कुछ पता नहीं चला, और इन्फॉर्मर भी फिर जाके वहीं पे एक जगह बैठा। इन्फॉर्मर एक जुआ खेलने वाला लड़का था, और वो जुआ में ऐसे बैठा कि उसको फिर होश ही नहीं रही और वहीं बैठा रहा। और पीछे शाहिद चांद वालों को उसका और वो उसने फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। जब शाहिद चांद वाले आए तो उन्होंने समझा ये बैठ गया होगा कहीं जुआ खेलने, तो ये आए और इनका कोई इरादा गैराज अपना जो इनकी बैठक थी वहाँ जाने का नहीं था, और ये सीधा ये अपने पटनी कंपाउंड में जाना चाह रहे थे। तो जब ये अपनी बैठक के आगे से गाड़ी से गुजरे तो इन्होंने देखा कि वहाँ लाइट चल रही थी, गेट बंद था लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। तो इनको समझ नहीं है कि ये कौन है इस वक्त, इसलिए कि चौकीदार भी वहाँ नहीं होता था और अंदर आग जलाई हुई थी किसी ने। तो इन्होंने कहा चलो देखते हैं कौन है ये। तो इनमें से 2 लड़कों के पास पिस्टल थे, बाकी इनके दोस्त थे, वो असला तो इनका वैसे ही अंदर पड़ा हुआ था। तो ये गए आगे, एक हनीफ नाम का लड़का था, उसके पीछे शाहिद था, शाहिद चांद, उसके पीछे नौमान था, उसके पीछे दूसरी टीम थी। तो जैसे ही दरवाज़ा खुला, लॉक नहीं था, जैसे ही हनीफ ने दरवाज़ा खोला है, जैसे ही एक कदम आगे रखा है तो अंदर से एक ब्रश चला है जो सीधा ब्रश हनीफ को लगा है। वो वहीं उसको पूरा उसका चेहरा उड़ गया, वो गिर गया नीचे वहीं पे। उसके पीछे शाहिद चांद था, उसको एक गोली लगी, वो गिर गया नीचे। 1 या 2 गोलियां लगी, उसके पीछे नौमान था, वो भी गिर गया। बाकी पीछे लड़के थे वो पीछे की तरफ भागे, और उनमें से जिस एक लड़के के पास पिस्टल था उसने फायर की गेट के अंदर, लेकिन अंदर से शदीद फायरिंग शुरू हुई। और फिर लोग कहते हैं कि सबसे पहले गेट के बीच में नज़र आया यूसुफ गांची, और उसके पीछे आया है सिद्दीक बुचा। इन दोनों ने खड़े होकर ब्रस्ट मारे हैं वहाँ पे। और शाहिद चांद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित होता है कि 34 गोलियां शाहिद चांद के जिस्म में लगी थी। तो मौके पे शाहिद चांद, हनीफ और नौमान मौके पे मारे गए, और उसके साथी थे वो वहाँ से निकल के भाग के मामा होटल और पटनी कंपाउंड की तरफ चले गए। बहरहाल ये सिद्दीक बोचे और उसके साथी असम्बली में कामयाब हो गए, और ये गैंग वॉर जो दोनों ग्रुपों में चल रही थी उसमें सिद्दीक बोचिया का पलड़ा भारी हो गया। शाहिद चांद के कत्ल के बाद जो है वो यकीनन ये किस्सा जो है वो ख़त्म नहीं होता है। सिद्दीक बूचा जो है वो एक अलार्मिंग थ्रेट की शक्ल में जो है वो ना सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सामने जो है वो मौजूद होता है, बल्कि MQM के लिए भी जो है वो किसी थ्रेट से कम नहीं था, क्योंकि वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो शुएब खान के साथ जो है वो उसकी एसोसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बल्कि उस वक्त कहा जाता था कि रहमान डकैत के साथ भी जो है वो इसकी जो कुर्बत थी वो बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। यही वो वक्त था कि जिस वक्त जो है वो MQM जो है वो हुकूमत में शामिल हो चुकी थी, और ना सिर्फ हुकूमत में शामिल हो चुकी थी बल्कि उस वक्त जो है वो इस किस्म के जो मतलूब जो मिलिटेंट्स थे उनके लिए जो है वो एक बाकायदा जो है वो फहरिस्त जारी की जाती है, और उस फहरिस्त में जो है वो सिद्दीक बूचा जो है वो पेश होते हैं। शाहिद चांद के साथ जितने भी दोस्त थे उसके, अब शाहिद चांद के मारे जाने के बाद वो अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगे, और उनके पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी। और उस वक्त आपको याद होगा ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और MQM फुल पावर में थी, तो उससे मुंसलिक जितने भी लोग थे वो सब पावर में थे, और वजारत दाखिला भी, सूबाई वजारत दाखिला भी MQM के पास थी। तो उसी दौर में फिर एक ऐसी लहर चली जिसमें बहुत से ऐसे लोगों की लिस्टें बनी जो कि MQM के कारकुन थे, और बज़ाहिर वो उनका बड़ा बैकग्राउंड था MQM के साथ, केसेस में भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन माजी के मुकाबले में इस दफ़ा हवा कुछ उनके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो चुकी थी, और कुछ ऐसी लिस्टें बनी, कहा जाता है कि जिसमें उन तमाम लोगों को जो कि शुएब खान के साथ और मुख्तलिफ गैंग्स के साथ वाबस्ता थे उनकी सफाई का अमल शुरू हो गया, और पुलिस को उसमें लिस्टें बना के दी गई कि भाई इन लोगों को गिरफ़्तार करो और बिल्कुल सफाई करो। कोई भी ऐसा बंदा जो कि दूसरी गैंग्स के साथ शामिल है उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और होता ऐसे है कि शाहिद चांद के दोस्त जिनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं थी वो अब पुलिस के पास जाते हैं,
और उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फ़ैसला किया। पुलिस तो पहले ही हफ्ता सफाई मनाने के मूड में थी, क्योंकि लिस्टें बन चुकी थी और गवर्नमेंट की कोशिश थी कि तमाम क्रिमिनल अब पकड़े जाएं, चूँकि ये मुँहज़ोर हो चुके थे। सिद्दीक बोचा और इसके साथ जितनी टीम थी, ये वो लोग थे, आरिफ मामा वगैरह, ये सारे मुँहज़ोर हो चुके थे और इनके लिए बाकायदा ऑर्डर थे कि इनको गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस पहले इनको ढूंढ रही थी। जब शाहिद चांद के दोस्त पुलिस के पास आए, चौधरी असलम से उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो पहले आरिफ मामा मारा जाता है, उसके बाद सिद्दीक बोचिया, जो कि उसके खौफ से इलाके में पुलिस नहीं आती थी, उसके लिए बाकायदा चौधरी असलम और उसकी टीम ने काम शुरू कर दिया। शाहिद चांद के दोस्तों ने चौधरी असलम और पुलिस को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। उनके पास पूरा नेटवर्क था और उनके पास एक एक छोटी छोटी इतलात आ रही थी, उनसे कोई चीज़ छुपी नहीं थी और उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन चौधरी असलम को दी, उनकी टीम को दी, बताया कि सिद्दीक बोचिया कहाँ बैठ रहा है, किस तरीके से आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रात होता है। तो जबकि दूसरी तरफ सिद्दीक बोचिया, उसको भी इतला मिल चुकी थी कि लिस्टें बन चुकी हैं और हो सकता है कि वो भी इस पुलिस उसके पीछे आए, तो वो भी पूरी एहतियात कर रहा था। लेकिन आपको पता है कि क्रिमिनल आखिरकार या मारा जाता है या पकड़ा जाता है, ऐसा नहीं कि क्रिमिनल हमेशा बच के निकल जाए। तो एक दिन जब सिद्दीक बोचिया इलाके में, कहते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, तो वहीं उसके करीब ही पुलिस के इंफॉर्मर्स थे जो कि वहाँ पे उसकी नकल और हरकत पे नज़र रखे हुए थे। सिद्दीक बोचिया जैसे निकलता है तो चौधरी असलम और उसकी टीम, इंस्पेक्टर नासरुल हसन, इनके साथ मुठभेड़ हो जाती है, वहाँ इनकाउंटर में मारा जाता है। वो कि लोगों ने, सिद्दीक बोचिया और उसके करीबी लोगों ने दावा किया कि पुलिस ने इसको उठा के ले गई और फिर मारा और मस्जिद से घसीटते हुए ले गए और फेक इनकाउंटर में मारा। लेकिन वहीं पे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जेन्युइन इनकाउंटर में पुलिस के हाथों मारा गया था। सिद्दीक बोचिया के मारे जाने से एक वहशत और दहशत का एक दौर ख़त्म हुआ और पुलिस ने इसमें शाहिद चांद के दोस्तों से जो इंफॉर्मेशन हासिल की, ये ऑपरेशन उसी से कामयाब हुआ और उसी वजह से पुलिस को ये कामयाबी मिली। और इसके साथ साथ ही शाहिद चांद के दोस्तों को उनका भी एक ख्वाब था कि शाहिद चांद का बदला लिया जाए और उन्होंने कानून की मदद करके एक अपना, उनको भी सुकून मिला और कानून ने भी अपना रास्ता बनाया।